यस, बताइए SN1 SN2 किसका ज़्यादा होगा और क्यों होगा? इसको नाम दे देते हैं A B C and D। बेटा कार्बोकैटायन पे बात आ गई। SN1 तो क्या होता है? SN1 की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, है ना, यही होता है ना, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। तो बेटा सीधी सी बात है, हमें कार्बोकैटायन देखना कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देख लीजिए बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट। अच्छा इनका नाम बताएं तो ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। इसकी बात अगर करें तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? 2 है बेटा, तो ये लॉन्गेस्ट चेन मानी जाएगी। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ठीक है। इसकी बात करें तो दिस इज 3 डिग्री क्या, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? अलाइल, तो ये हो गया अलाइल क्लोराइड, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है अंदर। और अगर पॉजिटिव चार्ज, इसको हटा भी देंगे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो पॉजिटिव सिंगल मतलब डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, और स्टेबल है रेजोनेंस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा इसमें? सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका मिलेगा हमें? याद रखना। जरा इफेक्ट देखो, यहाँ पर बेटा आर इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस है। कौन सा रेजोनेंस है? -m रेजोनेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका प्लस आई मिल रहा है हमें और इसका -m रेजोनेंस है, दोनों स्टेबलाइज कर रहे हैं इसको। अगर इसकी बात करेंगे तो कौन सा रेजोनेंस होगा बेटा? +I और +H। आई को तो मत काउंट किया करो, आई को तो काउंट ही मत किया करो, सीधी सी बात है बेटा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कार्बोकैटायन में भी आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना भाई। sp2 में क्यों आता था? sp2 में क्यों आता था? ये था हाइड्रोजन, ये sp2 था। क्यों आता था? क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल था ना। तो ये पाई बॉन्ड अगर टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया तो यहाँ आएगा, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना पा रहे हैं ना, इसीलिए आ रहा था वहाँ। और ये बॉन्ड आगे खिसक जा रहा था। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास भी तो खाली ऑर्बिटल पड़ा है बेटा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो आराम से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा? तो कार्बोकैटायन में भी आ पाएगा। कार्बो अनाइन में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? उसका रीज़न समझिए। ये नेगेटिव चार्ज है, ये C है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो जैसे ही आएगा तो रिपल्शन नहीं क्रिएट होगा, तो ये क्या सिचुएशन बन पाएगा? नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। इवन फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक रेडिकल होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब वो भी तो एक तरह से कार्बोकैटायन की तरह ट्रीट करते हैं, खाली है उसमें भी। तो बॉन्ड शिफ्टिंग जहाँ होनी है वहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, खाली जगह हो, अवेलेबल बॉन्ड्स अवेलेबल, मतलब आपको पास वहाँ पे स्पेस होना चाहिए, तभी जा पाएगा। तो जरा देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कर रहा है? अच्छा यहाँ पे +H है, यहाँ +H है और यहाँ पर +H है। यहाँ बात करेंगे तो क्या हो गया बेटा? रेजोनेंस हुआ, कौन सा? -m। बात समझ में आ गई? अब चला देखो जरा, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या ना है? B, क्योंकि देखो M भी मिल रहा है और I भी मिल रहा है, दो तरह से स्टेबल हुआ। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? B हो गया। ये SN1 का ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद ये आएगा, क्योंकि रिंग का रेजोनेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन दिस, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। तो फिर कौन होगा? A होगा। उसके बाद सही है? अरे भैया इससे ज़्यादा ये नहीं होता क्या? 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये क्यों भूल जाते हो? इसमें 3 +H लग रहे हैं, इसमें 1 -m है बस। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? C, उसके बाद A और उसके बाद D। ये हो गया SN1। और SN2 का ऑर्डर क्या बनेगा बेटा? उल्टा कर दो बस इसको, ये हो गया SN2 का। ठीक है, हमने एक बात कही थी बेटा कि SN1 जो होता है वो फेवर करता है कौन? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है, ठीक है। और SN2 जो होता है ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट ज़्यादा फेवर करेगा। ये बात ध्यान रखना। क्यों है ऐसा?
जब SN2 की बात करोगे, जब SN1 की बात करते हो तो बेटा इंटरमीडिएट क्या आया, कार्बोकटाइन। इट इज अ चार्ज स्पीसीज, इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन है, मतलब चार्ज है, पोलर है वो, तो पोलर को सॉल्वेंट को प्रेफर करेगा। जब हम ट्रांजिशन स्टेप करते हैं क्या कोई चार्ज आता है, क्या वहां पे कोई इंटरमीडिएट था, तो नॉन पोलर था ना वो, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो द नॉन पोलर सॉल्वेंट ईज होगा उसका, ये फेवरेबल कंडीशन है, ये फेवर होगा इसका। बात समझ में आ गई। और दोनों में ही हमने एक बात कही थी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर आता है तो कोई इशू नहीं, लो कंसंट्रेशन अगर भाई न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन डिसाइड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल थोड़ी कर रहा है। जरा चेक करो बेटा, SN1 की बात करते हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे कि यहां हमने एक एग्जांपल लिया था SN1 में, तो उसका ये था या X लिया था हमने, ये डिसाइड कर रहा है। इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आया क्या, तो क्या न्यूक्लियोफाइल इसके SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा या डायरेक्ट करेगा, उसके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। तो न्यूक्लियोफाइल डू नॉट अफेक्ट, तो न्यूक्लियोफाइल नॉट अफेक्ट द SN1 ऑर्डर, SN1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, SN2 पे आओ बेटा। SN2 पे रेट की बात कर रहे थे तो हमने एग्जांपल लिया था CH3X का, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन थी। दूसरा कौन आ रहा था पीछे से अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ गया था। तो अगर न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आता है तो न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बताओ। डेफिनेटली करेगा। तो SN1 पे तो न्यूक्लियोफाइल का लो कंसंट्रेशन हो चाहे हाई कंसंट्रेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन ये बोलते हैं लो कंसंट्रेशन है तो भी फेवरेबल आपकी कंडीशन मिल जाएगी, लेकिन SN2 पे बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट कर रहा है रेट को, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट द SN2 मैकेनिज्म। और कैसे करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आसानी से बता सकते हो आप। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जरूर नोट डाउन करो। अब आती है बात RX की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग, RX की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो ये 4 तरह के रिएक्शन शो करने वाला है, 4 तरह के रिएक्शन। पहला तो होता है SN टाइप रिएक्शन, दूसरा आता है इसका एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑल्दो RX एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता जनरली, लेकिन कुछ कंडीशंस में करता है, तो वो हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड आता है रिडक्शन, और फोर्थ आएगा रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग SN टाइप रिएक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें आता है SN टाइप रिएक्शन। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपने देख ली है, केमिकल रिएक्टिविटी तो SN की देख ली आपने क्या क्या होती है। ठीक है, तो एक जनरलाइज अगर SN की अगर बात करूं तो SN क्या होता है कि कोई भी RX होगा जिसपे कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया जाएगा और क्या बन जाएगा, RU प्लस RNU प्लस X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूँ, ऑर्डर की बात करूँ, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मिलेगा आपको। तो ये बात याद रखना कि OH नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, उसके बाद I नेगेटिव होगा, फिर Br नेगेटिव होगा, देन Cl नेगेटिव होगा, F नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3O नेगेटिव होगा, Cn नेगेटिव होगा, देन COO नेगेटिव होगा। ये सारे अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो आप सोच सकते हो हैलोजेंस का नंबर तो बहुत पीछे आ रहा है और इससे भी पीछे H नेगेटिव आएगा। तो ये कुछ ऑर्डर है जो आपको याद रखना है। मतलब ये बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का मतलब है बेटर लिविंग ग्रुप है। गॉट इट।
तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी रिएक्शन आती है। टोटल यहाँ पे आती है 14 रिएक्शंस, 14 रिएक्शंस है, लेकिन सारी की सारी आसान है। तो फर्स्ट आता है दैट इज रिएक्शन विद एक्वस KOH। इसमें लिखते जाओ, रिएक्शन विद एक्वस KOH। ठीक है, तो RX की रिएक्शन करवाते हैं हम एक्वस KOH के साथ में। इंपॉर्टेंट है बेटा एक्वस और एल्कोहलिक का चक्कर, ध्यान रखना। विद एक्वस KOH क्या बनेगा, अल्कोहल्स बनते हैं, प्लस KX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, इस एक्वस KOH की जगह पे कई बार क्या होता है Ag2O भी ले लेते हैं अपन, Ag2, और वो भी मॉइस्ट Ag2। उसका काम भी एक ही होता है, अल्कोहल को ऐड करवाना। देखो किस तरह से होगा, जैसे कि आपको बोल दिया जाए CH3Cl है और इसका रिएक्शन करवा दो आप Ag2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्ट हो गया। तो क्या बनेगा बताओ, यहां से AgBr बाहर निकल जाएगा और HOH। ठीक है, तो CH3OH बन गया प्लस AgBr बाहर निकल गया, प्लस इसका एक H और इसका एक Cl बच जाएगा, तो HCl भी बाहर निकाल दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड रिएक्शन। ये फटाफट लिखो, इसको रब करना मुझे। बी रिएक्शन। सो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी बेटा, रिएक्शन विद एक्वस KOH या फिर मॉइस्ट Ag2O। सेकेंड रिएक्शन आती है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, इट इज फॉर द ईथर फॉर्मेशन। ये ईथर्स के लिए होती है जनरली। ठीक है, और ईथर्स के लिए क्या करवाते हैं हम लोग, देखो विलियमसन सिंथेसिस में होता है कि RX की रिएक्शन करवाते हैं NaOR- के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो NaX बाहर निकल जाता है और आपका बन जाता है ROR- प्लस NaX। अब यहाँ पर डिटेल में तो मैं आपको वहीं बताऊंगा ईथर चैप्टर के अंदर। यहाँ पे R कैसा हो और R' कैसा हो, इस बात पे सवाल उठता है और वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको डिटेल में रिएक्शन हम ईथर में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर R की वैल्यू कुछ और कर देंगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ जैसे लिया आपने CH3Cl प्लस NaOCCCC, ड्राई ईथर क्या बनेगा, या फिर आपने यहाँ लिया ये X मान लो और NaOCH3 क्या बनेगा, या फिर यहाँ लिया आपने ये और यहाँ पे ले लिया NaOCH3 क्या बनेगा, व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबके अंदर NaX तो बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ NaCl बाहर निकल गया, यहाँ पर NX बाहर निकल गया एंड सो ऑन। चलो बताओ क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में क्या होगा। इन फर्स्ट केस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये बात याद रखना। हाँ जी, CH3O। सेकेंड केस ठीक है, थर्ड केस रिएक्शन ही फॉलो नहीं होगी। फोर्थ केस CH3OCl प्लस NaO, NaCl बाहर निकलेगा, सॉरी OCl नहीं है Cl है, और बन जाएगा आपके पास CH3O बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिसॉल। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ बात समझिए। हो क्या रहा है कि यहाँ से बॉन्ड टूटना ज़रूरी है, बॉन्ड टूटना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री हो, अगर ये 8 डिग्री 1 डिग्री है 2 डिग्री है, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर R और R' क्या हो, R जो है वो 1 डिग्री हो सकता है, वो 2 डिग्री हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन देगा, ये 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो चाहे अराइल ग्रुप हो, कोई सा भी हो रिएक्शन देगा। लेकिन अगर R की वैल्यू आपने रख दी 3 डिग्री, R की वैल्यू 3 डिग्री रख दी, तो क्या होगा उस केस में,
3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा तो फिर इट विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, वो SN1 मैकेनिज्म चलना स्टार्ट कर देगा। तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो 3 डिग्री जो होगा वो अंडरगो करेगा बीटा एलिमिनेशन को। और अगर अराइल ग्रुप हुआ, आर हमारा अराइल ग्रुप हुआ, तो बेटा बॉन्ड टूट पाएगा क्या? क्योंकि ये sp2 करेक्टर आ गया तो डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया, तो CCX का बॉन्ड जो है उसमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी जो है वो आगे डिटेल में समझाऊंगा मैकेनिज्म के साथ में, ईथर में है। तो अभी तो आप ये याद रख लो कि R कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री हो, और R डैश कुछ भी हो। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड में जो अल्क है आपका, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इस R को चेंज कर दोगे आप 3 डिग्री या फिर एरोमेटिक, तो कहानी बदल जाएगी। समझ में आ गई? तो अगर एरोमेटिक करोगे तो रिएक्शन ही फॉलो नहीं आएगी। कहानी समझ में आ गई? तो ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखना है। इस पे क्यों होता है डिटेल में हम देखेंगे ईथर चैप्टर के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज, इसी के अंदर लिखना, ऑल्दो ये विलियम सिंथेसिस सिर्फ इस वाली रिएक्शन को कहते हैं जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaOR डैश के साथ में, तब। लेकिन ईथर बनाने का एक और तरीका है RX से, तो वो है ये कि RX ले लो और इसका हीटिंग करवाओ Ag2O के साथ में। लेकिन इस बार कैसे लिया? ड्राई लिया आपने। अगर मॉइस्ट लेते तो क्या होता है? अल्कोहल्स बन जाते हैं, लेकिन ड्राई लोगे तो क्या बनेगा? ईथर बनेंगे आपके। तो इसके 2 मॉलिक्यूल यूज अप होंगे बेटा, और ROR बनेगा प्लस AgX बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने लिया CH3Cl या Br ले लो इसको, CH3Br प्लस Ag2O, और वो भी कैसे लिया? ड्राई लिया, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसलिए करवा रहे हैं ताकि मॉइस्चर ना रहे। ठीक है, इस कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो मॉइस्चर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? CH3O CH3, मतलब क्या नाम होगा इसका? मेथॉक्सीमीथेन। ठीक है, ईथर बन गया, दैट इज मेथॉक्सीमीथेन। 2 रिएक्शन क्लियर हुई। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद KCN, अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक KCN। तो देखिए बेटा, RX की रिएक्शन करवाते हैं हम KCN के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कोहल, तो अल्कोहलिक KCN बन गया। अल्कोहल यहाँ पे मीडियम प्रोवाइड करवाता है, तो KX बाहर निकल जाएगा, और क्या बन रहा है? दैट इज अल्काइल साइनाइड्स बन गए। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3Cl आपने लिया और KCN के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। एग्जाम में इस तरह से लिखा रहेगा, तो आइडेंटिफाई कर लेना कि अल्कोहल है, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करवानी, अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा? CH3CN प्लस KCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथाइल साइनाइड बोल सकते हो, या फिर IUPAC नेम करो। IUPAC नेम क्या होगा? इथेन नाइट्राइल। CN ग्रुप को नाइट्राइल कहते हैं, तो इथेन नाइट्राइल हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट इज D, रिएक्शन विद अल्कोहलिक AgCN। तो यहां देखिए बेटा, RX की रिएक्शन करवाते हैं AgCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। AgX तो बाहर निकलेगा, बट यहां बन जाता है RNC प्लस AgX। इसे क्या बोलेंगे? अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है, पहले नोट डाउन करो फिर बताता हूं आपको। नेक्स्ट इज E रिएक्शन। देखिए बेटा, is reaction with alcoholic
KNO2 और फिर आती है F रिएक्शन विद अल्कोहलिक AgNO2, ठीक है। तो RX की रिएक्शन करवाते हो आप KNO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन है, RX की रिएक्शन करवा रहे हो AgNO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल्स। तो यहाँ पे अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखो, AgX तो हर जगह बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ बन जाएगा RNO2। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, RNO2 प्लस AgX। इसको बोलते हैं नाइट्रोअल्केन, नाइट्रोअल्केन। और जब यहाँ बात करूँगा तो यहाँ पे आ जाता है ON डबल बॉन्ड O प्लस KX बाहर निकल गया। इसको बोलते हैं नाइट्राइटोअल्केन, नाइट्राइटोअल्केन, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन आता है विद अल्कोहलिक KCN, या ऐसे बोलो रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ RX with alcoholic KCN gives cyanide, while with alcoholic AgCN gives isocyanide. Why? पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। अब जरा बात समझना हो क्या रहा है। RX की रिएक्शन करवा रहे हो आप किसके साथ, KCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो बेटा एक बात यहाँ पे समझनी है कि K और C और N और ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसा था, ठीक है। और यहाँ अगर बात करेंगे तो ये ऐसा है RCX, यही है ना। तो एक बात याद रखना कि जो CC बॉन्ड होता है, CC bond is stronger than CN bond, ये बात याद है। CC bond जो होता है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, CN bond से, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। तो बेटा एक बात देखिए आप, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, दिस इज कैसा है, K और C के बीच का जो बॉन्ड है इट इज़ आयनिक, ये आयनिक बॉन्ड है आपका। और जबकि दूसरी तरफ मैं देखता हूँ RCX प्लस AgCN की अगर बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ कोवलेंट है, ठीक है, इस वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ आयनिक है, वीकर है, तुरंत ही आयंस में डिसोशिएट होगा इन द मीडियम, तुरंत ही आयन में डिसोशिएट होगा इन द मीडियम। तो होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या देगा बेटा आपको, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस बनेंगे। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, आसानी से रिएक्शन करेगा। और आसानी से रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा, RCCN बन गया प्लस KX बन गया। भाई एक C तो पहले से लेके चल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अब अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, यहाँ से बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। तो क्या होगा उस कंडीशन में, C और N जो बॉन्ड है, मैंने बोला था CN बॉन्ड वीकर होता है CC बॉन्ड से, तो ये वाला बॉन्ड ना टूट के इस बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से, क्योंकि कोवलेंट है, इस वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और इस वजह से इसके लोन पेयर पे ये पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा। इसके लोन पेयर पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जैसे आएगा, देखो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज अटैक कहाँ कर रहा है, इसके लोन पेयर पे, बैक साइड से अटैक करेगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो वैलेंसी एक्सीड होने की वजह से बॉन्ड यहाँ से फिर टूटना स्टार्ट होगा। तो मेन रीजन क्या है, एज द बॉन्ड बिटवीन द KCN इज आयनिक, ठीक है। इसको पहले तो कंप्लीट करके लिख लो, RCNC प्लस AgX, फटाफट ये लिखो, फिर आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। देखिए जब हम KCN की बात करते हैं तो KCN का बॉन्ड कैसा होता है बेटा, आयनिक होता है, ठीक है। सो आयनिक होने की वजह से वो डिसोशिएट हो जाएगा दो पार्ट्स में, मतलब CN नेगेटिव आयन इजीली फर्निश्ड होंगे, देखें इजीली फर्निश्ड CN नेगेटिव आयन, ये आसानी से देगा। तो अटैक जो है, देखो CN नेगेटिव बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये लोन पेयर्स आएंगे, बॉन्ड टूटेगा KCN का। अब देखिए KCN का बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा,
तो ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया ना, तो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इसी के पास रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन आ गई हमारे पास। तो अटैक जो होगा आर पॉजिटिव का, जो आर पॉजिटिव का अटैक होगा वो यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, बात समझ में आई। लेकिन हमने एक बात कही कि सीसी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो अटैक होने के चांसेस इसके यहां पर कम है, क्योंकि आर और एन के बीच में, मतलब सी और एन का बीच का बॉन्ड जो होगा वो वीकर बॉन्ड बन रहा है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी सीसी बॉन्ड की ज्यादा बनने की रहेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्गर हो गया, क्योंकि स्टेबिलिटी बन जाएगी उस केस में। पहला पॉइंट ये। तो आयनिक होने की वजह से क्या देगा, वो सी नेगेटिव आयन इजीली फर्निश करेगा, जिसकी वजह से अटैक जो है वो दोनों साइड से हो पाएगा, कार्बन के साइड से भी हो पाएगा और नाइट्रोजन एटम पे भी हो पाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा बनाएगा, जहाँ पे स्टेबल बॉन्ड बने। स्टेबल बॉन्ड वो होगा जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, CN की या फिर CC बॉन्ड की, CC बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए साइनाइड्स बन पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आइसोसाइनाइड नहीं बन सकते, यहाँ पर भी आइसोसाइनाइड बन सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, लेस कंटेंट होगी, क्योंकि आसानी से वो टूट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है उसकी। बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं AgCN की बात करते हैं। तो AgCN कैसा है, कोवलेंट है, और कोवलेंट होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी टू अटैक फॉर द आर पॉजिटिव, और वो क्या होगा, इसके लोन पेयर पे अटैक करे। असल में जैसे लोन पेयर पे आर पॉजिटिव अटैक करेगा उस केस में क्या होगा, आर देखो एक यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेप हो जाएगी, Ag इस तरह से ट्रांजिशन स्टेप बन जाएगी बेटा, AgCN और R ये बन जाएगा। तो R ने अटैक किया और CN यहाँ से अटैक, तो अब ऐसा लगेगा कि R इसके साथ जुड़ रहा है और CN धीरे धीरे यहाँ से टूट रहा है। Got it? तो ये सिचुएशन हो जाएगी कि AgCN कोवलेंट होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन गया और Ag और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, अटैक ओनली पॉसिबल थ्रू नाइट्रोजन एटम, और वो भी उसके लोन पेयर पे अटैक करेगा। कौन अटैक कर रहा है, आर पॉजिटिव, ठीक है। एंड हेंस द अटैक इज ओनली थ्रू द नाइट्रोजन लोन पेयर, ठीक है, विच टेक प्लेस एंड साइमल्टेनियसली क्या देगा आपको, उस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, आइसोसाइनेट्स बनेंगे। अब यहाँ एक टर्म का इस्तेमाल किया मैंने, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, इनके बारे में समझो क्या होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। उसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसा ही देता हूँ, ये लिख लिया बेटा, समझ में आ गया नहीं आया, ठीक है। अब जरा समझिए व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल 3 ही होते हैं, ध्यान रखना। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो पता है ना, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स। सो न्यूक्लियोफाइल which have 2 donating site but attack through only one site are called as ambident nucleophiles। एक सीधी सी बात समझो, मेरे पास 2 हाथ है, मैं चाहूँ तो दोनों से लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने के लिए मैं क्या दोनों का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं भी देखिए एक तरह से न्यूक्लियोफाइल हो गया, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया। जैसे कि साइनाइड CN और NC एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कि अच्छा इनके नाम भी लिखते चलो, साइनाइड एंड NC आइसोसाइनाइड। NO2 जिसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो, और ONO इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो। जैसे कि SCN थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। NCS आइसोथायोसाइनेट। ये 3 है आपके कोर्स में। मतलब इन सब के पास 2 डोनेटिंग साइट है, 2 तरह से अटैकिंग साइट है। डोनेटिंग का मतलब अटैकिंग साइट है, लेकिन अटैक सिर्फ एक साइड से हो, ऐसे को बोलते हैं हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा यहां बता दो इसका आंसर। अगर क्वेश्चन आ गया, साइनाइड को लेकर नहीं आए, इसको लेकर आ गया कि RX की रिएक्शन KNO2 के साथ करवाते हैं तो नाइट्राइटो बना, और RX की रिएक्शन अगर AgNO2 के साथ करते हैं तो नाइट्रो बना। क्यों? देखो बेटा, Ag और N के बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ यहां पर,
आयोनिक बेटा सीधा सीधा जुड़ रहा है ना, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तब कोवलेंट मान के चलो ना। वहां C था, यहाँ N है, फर्क है। तो यहां पर ये बॉन्ड कैसा है, आयोनिक है, तो अटैक दोनों साइड से पॉसिबल होगा, ठीक है। बट एक बात कहेंगे हम लोग, जो CN बॉन्ड है और जो NO बॉन्ड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बना रहा है, CN बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन NO बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसीलिए स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है CN के साथ, ना कि O के साथ। समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोवलेंट, और कोवलेंट होने की वजह से अटैक कहाँ से होगा R पॉजिटिव का, बैक साइड से, वो भी नाइट्रोजन के लोन पेयर पे। अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक होगा तो ONO बना, भाई NO2 ऐसा होता है ना, N डबल बॉन्ड OO, तो अटैक अगर यहाँ पे हो गया, इसके लोन पेयर पे हो गया तो ONO बन गया, अटैक अगर यहाँ पर हो गया, इसके लोन पेयर पे हो गया तो NO2 बन गया। तो पॉइंट ऑफ अटैकिंग देखना है आपको, तो अब लिख पाओगे आसानी से। कैसे मेमोराइज करें इसको, याद रखना KCN के साथ में, KCN के साथ में क्या है, KCN पोटेशियम साइनाइड है, KCN के साथ में सीधा सीधा प्रोडक्ट बन रहा है साइनाइड, ठीक है। AgCN के साथ में उल्टा हो जाता है NC, इस पूरा कंसेप्ट का उल्टा है नाइट्रो के साथ। KNO2 है तो उल्टा हो जाएगा, ONO बन गया, और AgNO2 है तो सीधा चल गया। तो KCN वाले को याद रखना, वहाँ सीधे सीधे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर उल्टे प्रोडक्ट बने। लर्न हुआ, आ गया समझ में, चलो लिखो फटाफट। H आती है आपकी रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया, जिसको बोलते हैं हॉफमैन अम्इनोलाइसिस। रिएक्शन विद अमोनिया NH3, जिसका दूसरा नाम है हॉफमैन अमीनोलाइसिस। ऑल्दो ये रिएक्शन भी हम आगे डिटेल में समझेंगे अमाइंस के अंदर, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसको देख लीजिए। RX की रिएक्शन करवाते हैं हम अमोनिया के साथ में, लिख सकता हूँ बेटा अमोनिया को ऐसा, क्या बनेगा, RNH2 प्लस HX, 1 डिग्री अमाइंस बन गया, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना, यहां पर अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया तो ये प्रोडक्ट बनता है, अमोनिया एक्सेस में लिया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस इज नॉट हॉफमैन अमीनोलाइसिस। अगर आपने अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया, इसको एक्सेस में ले लिया, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले RNH2 बन जाएगा, माइनस ऑफ HX होता जा रहा है, फिर से रिएक्शन होगी RX के साथ में, और इस बार क्या होगा, ये H और ये X बाहर निकलेगा, माइनस ऑफ HX, और क्या बनेगा RNHR, ठीक है। फिर से रिएक्शन होगी RX के साथ में, तो देखिए बेटा क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा RNR, फिर से रिएक्शन होगी RX के साथ में, माइनस ऑफ HX होता जा रहा है। अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन तो गए सारे, अब रिएक्शन करेगा लोन पेयर के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो देखिए बेटा क्या बनने वाला है, NR पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है, क्वांटरनरी सॉल्ट बन जाएगा, 4 डिग्री सॉल्ट। सो दिस इज 1 डिग्री अमाइन, इसे बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री अमाइन, दिस इज कॉल्ड एज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज कॉल्ड एज 3 डिग्री अमाइन, दिस इज कॉल्ड एज 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज होती है फॉर द कन्वर्शन, ध्यान रखना इसको। तो हॉफमैन अम्इनोलाइसिस जो रिएक्शन है वो बेटा इसको कहा जाता है व्हेन RX इज टेकन इन एक्सेस, ठीक है। दूसरी बात, जनरली हम अमाइंस चैप्टर में पढ़ते हैं अमाइंस बनाने के लिए मेथड, सो हॉफमैन अम्इनोलाइसिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। व्हाई? हॉफमैन अम्इनोलाइसिस एक अच्छा मेथड नहीं अमाइंस बनाने का, क्यों? क्योंकि यहाँ तो बेटा मिक्सचर मिल गया, भाई तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, यील्ड कर रहे हो,
फैक्ट्री डाली है तुमने, तुम चाहते हो कि मेरे को 1 डिग्री अमाइन मिले, लेकिन तुम्हें क्या मिला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, चारों मिल गए एक साथ कंटेनर, और वो भी स्मॉल स्केल में नहीं, लार्ज स्केल में। तुमने तो 1 डिग्री अमाइन डाला है ना, तुम्हें 1 डिग्री अमाइन चाहिए किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो अब तुम क्या करोगे, उसमें अदर मेथड लगाओगे और उसको फिल्ट्रेशन करोगे, 1 डिग्री से 2 डिग्री अलग करोगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री अलग करोगे, 4 डिग्री अलग करोगे, फिर जाके ज़्यादा टाइम, ज़्यादा मनी, ज़्यादा पैसा वेस्ट। तो ऐसा काम करोगे क्या, डूब जाओगे ना, फैक्ट्री का ताला लग जाएगा 2 दिन में। समझ में आया? सो हॉफमैन अम्नोलाइसिस लिख लेना, इट्स नॉट अ गुड मेथड, इट्स नॉट अ गुड मेथड फॉर preparation of amines as mixture is obtained। यहाँ पर मिक्सचर मिल जाता है सब चीज़ों का, इसलिए अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है बेटा, अब आइए थोड़ी सी और बातें करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, और मुझे बताना उसका नाम क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, CH3Cl प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और CH3Cl को एक्सेस में लिया है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले HCl बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? CH3NH2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिथाइल अमाइन। ठीक है, मिथाइल अमाइन। फिर से रिएक्शन करवाओगे क्योंकि एक्सेस में कौन है? CH3Cl है, माइनस ऑफ HX निकलता जा रहा है, HCl माइनस ऑफ HCl हो जाएगा। अब क्या बनेगा बेटा? CH3NH CH3, 2 डिग्री अमाइन बना, इसका क्या नाम होगा? डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, वी कॉल्ड एज डाइमिथाइल अमाइन। ये कॉमन नेमिंग है सारी की सारी, IPAC तो अलग होता है इसका। ठीक है, IPAC होता है इसका N मिथाइल मिथेनामाइन, N मिथाइल मिथेनामाइन, ये होता है इसका IPAC नहीं, N मिथाइल मेथेनामाइन। अगर फिर से हम CH3Cl की रिएक्शन करवाएं तो HX बाहर निकल गया, मतलब HCl बाहर निकल गया, और क्या बनेगा बेटा इस बार? CH3N CH3 क्या नाम होगा इसका? NN। IPAC बताओ, कॉमन नेम तो तुम कह दोगे ट्राई मिथाइल अमाइन, सीधी सी बात। IPAC क्या होगी? देखो एक मेन ग्रुप हो गया और बाकी NN से जुड़े रहते हो, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। अब एक और CH3Cl आ गया, तो माइनस ऑफ HCl हो गया। अब क्या बनेगा बेटा? अब तो लोन पेयर के साथ अटैक करेगा, तो CH3N CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका IPAC नहीं बताओ, या इसका कॉमन नेम भी बता दे। इसका IPAC या फिर कॉमन नेम बता दो। 4 डिग्री सॉल्ट हो गया बस, वो तो क्लास हो गई। IPAC या कॉमन नेम, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि सीधा बोल दिया जाएगा इससे ये बनाओ नाम के साथ, स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे। और अमाइंस में तो बहुत ज़्यादा पंगा होता है। अमाइंस में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, नेमिंग। रिएक्शन बहुत आसान होती है, नेमिंग पर लेनी पड़ती है उसकी। चलो इसकी नेमिंग करना सिखाता हूँ, 2 मिनट का काम है। बेटा ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? अरे NH4 पॉजिटिव। क्या होता है? वाह मेरे शेरों, किसमें टूटेगा ये? क्या नाम है इसका? अमोनियम। तो इसका क्या नाम है? तो ये क्या है? तो कोई समस्या? कमाल करता है यार आप भी। इसे कहेंगे अमोनियम आयन। ठीक है, बस ये याद रहेगा तो ये याद हो जाएगा, 2 सेकंड का काम।
इसका नाम करते हैं, गलत, अमाइन नहीं है, इट्स नॉट ए अमाइन नाउ, इट्स अ अमोनियम, साफ साफ लिखा है, ये अमोनियम का डेरिवेटिव हुआ। अमाइन तो तब होता है, या अमोनिया तब होता है जब NH3 होता है, यहाँ ये अमोनियम का डेरिवेटिव है, N के साथ जुड़ा है, तो N मिथाइल अमोनियम आयन, N मिथाइल अमोनियम आयन। बात समझ में आई? अब जरा देखो तीसरा नाम मैं दे रहा हूं आपको, N का मतलब है कि ये N एटम से जुड़ा है, इसका क्या नाम हो जाएगा? NN, सेम है ना, NN डाई मिथाइल अमोनियम आयन, NN डाई मिथाइल अमोनियम आयन। आ गया सर में? तो इसका नाम बता दो अब। NN टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयन नहीं, आगे Cl अमोनियम क्लोराइड है, तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। आ गया? कितना टफ था। अब एक बात और सुन लो, यहां पे बेटा फिनाइल आ गया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? N मिथाइल N फिनाइल अमोनियम आयन, अल्फाबेटिकली लिखो। अगर इधर CH3 आ गया, CC आ गया, तो E पहले आएगा, तो क्या हो गया? N इथाइल N मिथाइल N फिनाइल अमोनियम आयन, और अगर आगे Cl आ गया तो आगे आ जाएगा क्लोराइड। हो गया कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग का धज्जिया, कर लोगे अब? तो बस ये इसलिए बताता है ताकि नेमिंग समझ पाओ। लास्ट रिएक्शन लिख लो बेटा इस एग्जाम्पल को भी। सो रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस, ये वाली रिएक्शन भी बेटा बहुत ज़्यादा यूज होगी आपके कन्वर्जन्स के अंदर। नेक्स्ट कौन सा नंबर था? EFGHI H, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, क्योंकि आप ये भूल जाओगे इस रिएक्शन को, आई नो दिस थिंग, और इसको भूलना नहीं। देखो RX की रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, सबसे छोटा अल्काइन जो होगा वो एसिटाइलिन होगा। एसिटाइलिन किसे कहते हैं? इसे, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन। इथाइन मत याद करना, वो सबको पता है, एसिटाइलिन याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी रिएक्शन करवा दें सोडियम के साथ, तो माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ऑफ Na पॉजिटिव होगा, क्योंकि एसिडिक करैक्टर शो करता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका नाम हो जाता है सोडियम एसिटालाइड, याद रखना, सोडियम एसिटालाइड। तो इसका नाम क्या है? सोडियम एसिटालाइड। याद रखना, नेमिंग, मैं फिर से कह रहा हूँ, नेमिंग इंपॉर्टेंट है। तो NaX की रिएक्शन बाहर ये निकलता है बाहर, तो क्या होगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaX। तो यहां पर बेटा हायर अल्काइंस बना, ठीक है। तो R की वैल्यू कुछ भी डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग आपका अल्काइन बन जाएगा। समझ में आया? तो ये टोटल आपकी कितनी रिएक्शन हो गई? 8 रिएक्शंस हो गई टोटल SN टाइप रिएक्शन। इन SN टाइप रिएक्शंस को अच्छे से रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, कल कंप्लीट करते हैं इसको। बाकी की 3 रिएक्शंस बाकी हैं, वो छोटी छोटी है, सिर्फ एक बीटा एलिमिनेशन समझाना है आपको, जो कि एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन है, दैट्स इट। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा कॉन्फिगरेशंस का, कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये एक हफ्ता खाएगा, लेकिन तुम्हारे पूरा केमिस्ट्री का इसमें आ जाएगा। जहाँ कहीं भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगी वो कंप्लीट करवाऊंगा इसमें। ऑलराइट, थैंक यू बेटा।